प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नानुसार श्रेणीवार पद रिक्त है। पद नाम: प्रधानाचार्य रिक्त पद 33, उप प्रधानाचार्य रिक्त पद 64, व्याख्याता 27, वरिष्ठ अध्यापक 101, अध्यापक लेवल 2 162, अध्यापक लेवल 1 147, शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट 1, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 5, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 33, प्रयोगशाला सहायक 3, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 11, वरिष्ठ सहायक 2, कनिष्ठ सहायक 3, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 7, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 6, जमादार 31, सहायक कर्मचारी 57, प्रयोगशाला सेवक 5। 2. जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 का में उल्लेखित प्रावधानानुसार अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें से 14,695 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25/8/2022 तक कार्य ग्रहण कर लिया गया है। अध्यापक के 46,500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से विभिन्न पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आसार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो रिक्त पदों की डिटेल है, ये अगस्त में ज्वाइनिंग के बाद ये पद रिक्त है और उनकी परसेंटेज अगर देखें तो उप प्रधानाचार्य 65 में से 64 खाली है और प्रिंसिपल्स आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और ये इन भर्ती के बाद की बात है। अगली भर्ती तो 23 की बात हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्या सरकार एटलीस्ट कुछ व्यवस्था तो ऐसी करे, बिकॉज ये मेवात क्षेत्र है, यहाँ प्रश्न ये है कि साहब जहाँ शिक्षा का स्तर बाकी प्रदेश से आधा है, अगर वहाँ पद भी आधे रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे उनका एजुकेशन लेवल ठीक कर पाएंगे। तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहते हैं ताकि ये परेशानी दूर हो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2022-23 डीपीसी की कार्रवाई शासन स्तर पर नियम संशोधन के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियम संशोधन के उपरांत तत्काल पदोन्नति कर दी जाएगी और रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उप प्रधानाचार्य 2022-23 की प्रधानाचार्य की डीपीसी संपन्न होने के पश्चात उक्त डीपीसी की जा सकेगी। अभी हाल ही में जो 15,500 L1 के टीचर भर्ती किए गए थे, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि 64 L1 के सदस्य हमने प्राथमिकता के आधार पर नगर में लगाए। मैं आपको बोलने के लिए रिप्लाई करूंगा उसमें, यदि आप इस तरह से बोलते रहेंगे। आप नियम कानून पालन नहीं चाहते, सीनियर लीडर है। What example you want to say? YouTube पे लोग देख रहे हैं, वो तो सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। मणिकटा जी। अध्यक्ष महोदय, भाग 2 में जो पूछा है उसका उत्तर इसमें नहीं। क्या सरकार उक्त रिक्त पद कौन से, ये जो सब ऊपर आपने एक लिस्ट दी, उक्त रिक्त पद है भरने का विचार रखती है, इसके बारे में आपका कुछ भी जवाब नहीं है कि आप भरना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कब चलेंगे, इन विभिन्न कैटेगरीज का ये प्रश्न का मतलब था। मैं सोचता हूँ वो इसमें उत्तर नहीं है। केवल जो आपने किया है 3rd ग्रेड का, उसका एक आंकड़ा दे दिया और 23 में परीक्षा होगी कि नहीं होगी वो तो जो अभी होगी। तो इस प्रश्न के उत्तर का इस भाग को बिल्कुल अछूता छूटा, जो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इसके बारे में बताओ, इन सबों के बारे में क्या स्थिति आप ये बताओ। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित नई भर्तियां, उसमें अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल 1 के इनके तो भरे जा चुके हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इनकी अर्थना भेजने की दिनांक 17/1/2022 थी। विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी थी फरवरी में।
परीक्षा की तिथि 18-19 जून 2022 को थी और इसके परीक्षा परिणाम 7/9/2022 को आ चुके हैं। व्याख्याताओं के 6000 पद आरपीएससी को भेजे हुए हैं। विज्ञप्ति जारी 28/4/2022 को हो गई। परीक्षा की तिथि डिक्लेयर हो गई। एक मिनट आप स्पेसिफिक क्वेश्चन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पद लिख दिए, इतने खाली हैं। ये तो अपन जनरल बात कर रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि ये पद कब तक भरेंगे। उत्तर का जो पार्ट बी है वो पार्ट उससे रिलेवेंट नहीं है। विभाग खाली माननीय सदस्य को सूचित कर ले ये पद है, कब तक भर्ती होंगे, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद मेघवाल। अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा साधारण था, जवाब पूरा आया नहीं। 7 महीने से आपको नगर परिषद भीलवाड़ा ने वहाँ पर भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं इसकी कोई सूचना ही नहीं दी। हर वर्ष भौतिक सत्यापन होना अपेक्षित है। कई नगर पालिकाओं ने 2-2 साल में एक बार भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया। मेरा इतना ही प्रश्न है कि ये जो गलतियां रही है ये आप ठीक करने का आदेश दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया था वो किया था न केवल भीलवाड़ा के लिए बल्कि भीलवाड़ा जिले के समस्त नगर पालिकाओं के बाबत। नगर पालिकाएं वहाँ पर 8 हैं भीलवाड़ा जिले में। उसका जवाब ही नहीं, आप देख लीजिए, कॉलम देख लीजिए तीसरा। जवाब मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ। मेरा पहले पूरा जवाब सुन लें आप, उसके बाद में जो कुछ फरमाना हो वो फरमा दें। तो मैंने आपको निवेदन की इसमें इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो नियम आपने कोट किया 24 नियमों के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगर पालिका ऐसी है हमीरगढ़ जिसके द्वारा की नियम की पालना नहीं की गई। नियम की पालना न करने का कारण सिर्फ इतना सा था कि ये हमीरगढ़ जो नगर पालिका है इसका गठन ही अभी मई में हुआ है। अब ये जो पुरानी चल रही है नगर पालिकाएं उनकी स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ। आपने 2019 के बाद में पूछा कि 2019 से लेकर के 2021 तक की क्या स्थिति रही। मैं तो आपको वो स्थिति बताना चाहता हूँ कि इनकी स्थिति क्या है। वाकई जो आपने जो चिंता जाहिर की है ना, उस चिंता से तो हमारा विभाग पूरा जागृत हो गया एक तरह से। उससे पता लग गया कि साहब ये कितनी बड़ी कमी है जो कि होने जा रही है। और निश्चित तौर पर और इसी के वजह से जो है हमने इन भीलवाड़ा और जहाजपुर ये 2 नगर पालिका हैं उनको तो स्ट्रिक्ट नोटिस दिया है कि क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की दी जाए, क्योंकि इन्होंने तो रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया। दूसरों ने तो मेंटेन किया, जैसे मान लीजिए मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ ने मेंटेन कर रखा है। गंगापुर है, गंगापुर ने मेंटेन कर रखा है और उसका बाकायदा भौतिक सत्यापन भी करवाया है। गुलाबपुरा में भी किया है, शाहपुरा में भी किया है और आसीन में भी किया है। लेकिन इन 2 नगर पालिकाओं ने तो आज तक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया। स्थिति ये है। अब आपके प्रश्न पूछने के बाद ही बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, ये हालत ये थी इसकी। मैं आपको एक थोड़ा सा निवेदन 2 मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2019 से आपने सवाल पूछा। 2019 के पहले की क्या स्थिति थी? 2019 के पहले कोई भी नगर पालिका इस प्रकार का रजिस्टर मेंटेन करती नहीं थी। चाहे वो गुलाबपुरा हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे जहाजपुर हो, चाहे हमीरगढ़ हो, मांडलगढ़ हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे शाहपुरा हो, चाहे हसीन हो, कोई भी रजिस्टर मेंटेन ही नहीं करती थी। उसके बाद में कुछ ये हमने 19 के बाद में हमने जब कुछ कार्रवाई की तो कुछ नगर पालिकाओं ने रजिस्टर मेंटेन करके उसका भौतिक सत्यापन करवाना चालू किया। लेकिन जो सेक्शन 74 एक्ट के तहत में जिस प्रकार से उनको जो है डायरेक्टर लोकल बॉडीज के पास में जो है वार्षिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी, वो किसी ने नहीं भेजी। अब हमने सख्त नोटिस दिया है, भीलवाड़ा को भी दिया है, जहाजपुर को भी दिया है और दूसरी नगर पालिकाओं को भी दिया है कि अगर रजिस्टर मेंटेन करके उसका भौतिक सत्यापन करके उसकी कॉपी अगर हर वर्ष डायरेक्टर लोकल बॉडीज के नहीं पहुंचाई जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री नरपत सिंह राजवी। 463 खंड राज्य पक्षी
गोडावण के संरक्षण एवं विचरण क्षेत्र के सुधार हेतु की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। साथ ही 2018 में हस्ताक्षरित MOA के तहत खरमोर के 7 सूजों का प्रजनन किया गया है। वन मंडल अजमेर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आश्रित है। खंड 2 वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान 17-18 में करवाया गया था। उक्त गणना में गोडाउन की संख्या 128 ± 19 आंकलित की गई। उक्त गणना के अलावा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन वन्य जीव गणना वाटर होल पद्धति से करवाई जाती है, जिसके तहत देखे गए गोडाउन की संख्या परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वन मंडल अजमेर में गत 5 वर्षों में खरमोर पक्षी की संख्या का विवरण बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सर्वे अनुसार परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 3 विगत 5 वर्षों में इन पक्षियों के शिकार एवं तस्करी का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा इस संबंध में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शिकार का मुकदमा तो दर्ज कहां से होगा जब सरकार खुद ही शिकार करने जा रही है। 12 जिले में 2018 का MOA के बाद में जमीन अलॉट हुई, आज तक वो टेरिटोरियल DFO को दी है। आप तो 5 वर्षों में टेरिटोरियल से वाइल्ड लाइफ में उसको हस्तांतरित नहीं कर सके, विद इन द डिपार्टमेंट करना है। और वहां पर माइनिंग हो रही है। खुले तौर पर आपकी सरकार के गठन के बाद में वहां माइनिंग हो रही है। माइनिंग के ब्लास्टिंग के कारण और ओवरबर्डन डालने के बाद वो कितनी ग्रासलैंड रह जाएगी, प्रजनन नहीं होगा, सुरक्षित आवास नहीं मिलेगा। इसी कारण से आपकी संख्या जो आपने 2017-18 में दिखाई है वो आधी से कम रह गई है। इस पे सुधार में आप क्या रखते हैं? और अर्बन गांव में जहां काफी बड़ा ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड में तो जूली फ्लोरा का एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया। उस जूली फ्लोरा की इरेडिकेशन के लिए आपका कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लान है क्या? सोर्स एंड गोडावण केस आपने संरक्षण प्रजनन के बारे में कहा। राजस्थान सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं वन्य जीव संस्थान देहरादून के मध्य त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 3/5/18 को किया गया, जिसके अनुसार वन मंडल 12 के सोर्स वन क्षेत्र में गोडावण संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाना है। 10 फरवरी 19 को CWLW एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान को प्रोजेक्ट एसोसिएट द्वारा पुनः प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के पश्चात टेरिटोरियल वन क्षेत्र का निम्नानुसार संशोधित वन क्षेत्र चिन्हित किया गया। वन खंड 1 अमलसरा, इसमें वन खंड का कुल रकबा 226.12 हेक्टेयर और क्षेत्रफल जो गोडावण संरक्षण प्रजनन क्षेत्र में आया है वो है 94.49 हेक्टेयर। इसी तरह अमलसरा सेकंड अवर्गीकृत 222.17 रकबा हो हेक्टर और गोडावण संरक्षण प्रजनन क्षेत्र के अंदर आया 106.18 और सोर्सन ए रक्षित है 1026.65 हेक्टेयर और उसमें से गोडावण संरक्षण प्रजनन केंद्र में आया है 475.23। इस प्रकार गोडावण संरक्षण प्रजनन के लिए 676 हेक्टर रकबा आया है। विभाग द्वारा दिनांक 6/3/19 से कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु सोरसन वन क्षेत्र की 676 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। इस वन भूमि को भारतीय वन्य जीव संस्थान को कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर विकसित करने हेतु एवं परियोजना उपरांत पुनः लौटा दिया जाने की शर्त पर उपयोग हेतु दी गई है। जिला कलेक्टर 12 के पत्रांक
21/5/19 से ग्राम आलमसरा में खसरा नंबर 235 रकबा 3.43 हेक्टेयर भूमि आधारभूत संरचना हेतु आवंटित की गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा GIB कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई अपेक्षित है। दूसरा, आपने जूली फ्लोरा के बारे में कहा, ये वन्य जीव से संबंध नहीं, अलग है। ये जूली फ्लोरा से जमीन का बहुत नुकसान हो रहा है। जूली फ्लोरा के वहाँ न तो कोई घास होती न हो, इसको हटाने के लिए विभाग प्रयासरत है। इसके लिए विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। देख महोदय, जूली फ्लोरा तो आपका नहीं आता होगा। ग्रासलैंड में जूली फ्लोरा होने के कारण बी रेलेवेंट बिकम नॉट, आप वहां पर मत चले जाओ। बी रेलेवेंट अबाउट द गोडावन एंड खरमोर, देन देयर इज नो एंड टू गोडाउन जूली फ्लोरा के कारण से ग्रासलैंड एग्जिस्टेंस में नहीं रही है। इट हैज टर्न्ड इनटू जूली फ्लोरा फॉरेस्ट। हाउ इज इट नॉट रेलेवेंट? और रेलेवेंसी के बाद में उसको प्लान तो बनाइए। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन वेदर आई हैव राइट टू। पहले भी ताल छापर से जूली फ्लोरा हटाने का प्रोजेक्ट लिया है हाथ में, अब भी ले सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? आपको कोई तकलीफ है? फेविकोल मंगाऊंगा मैं, कोई तकलीफ है आपको? सारा विजडम आप ही में, मानी कटेगा जी। मैं लिमिट ए सीनियर मेंबर होते हुए इस तरह से करेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट इट एंड आई विल डिप्राइव हिम नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी डिबेट। इफ इज सुमोटो ही कैन स्पीक, लेट हिम स्पीक। आई विल नॉट, एज ए चेयरपर्सन आई विल नॉट अलाउ इट। इट शुड बी वेरी क्लियर। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं है कि हर बार खड़े हो जाए। मानी कटेगा जी। के उत्तर में जो इन्होंने खंड 2 में लिखा है, गोडाउन गणना कार्य 17-18 में करवाया गया। उक्त गणना में गोडाउन की संख्या 128+19 मतलब 147 थी। और पीछे जो आपने हमको परिशिष्ट 2 दिया है, इसमें जो आपने लिखा है कि ये जो विभाग द्वारा कराई जाने वाली वाटर होल पद्धति पर आधारित ग्रीष्मकालीन वन्यजीव गणना के मुताबिक गोडाउन की संख्या आप 43 बता रहे हो। उधर आप बता रहे हो कि आपका ही जवाब है कि 147 बता रहे हो आप 17 में जो गिनती की। तो कौन सा सही है इसमें? ये सही है या ये सही है? एजेंसी ये मैंने कहा भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से ये करवाया गया। उन्होंने तो जो संख्या बताई वो मैंने इसमें दर्शाई। और जो वाटर होल सिस्टम है उसके तहत जो कराएगी, वहाँ पर जो पीने के पानी के लिए है जगह, उस पर जो आ जाते हैं ये गोडाउन, उससे इसकी गणना, वो गणना सही हो ये जरूरी नहीं है जो गणना, क्योंकि उस पानी पे पीने का आएगा उसकी गणना होगी। जो गोडाउन वहाँ आएगा नहीं तो उस वो गणना में नहीं होगा। इसलिए इसमें अंतर है। मैं समझता हूँ जो कॉमन आदमी आपके सवालों का जवाब पढ़ेगा उसको अपनी सामान्य बुद्धि से ये विषय समझ में आया कि जब आप एक जगह लिख रहे हो कि 17-18 में जो इसकी जनगणना हुई 147 है, और अब आप कह रहे हो हर आदमी तो नहीं समझता है जनगणना कैसी होती है। आपने ही चार्ट लगाया है, हमने तो लगाया नहीं। उसमें आप जो बता रहे हो वो 43 बता रहे हो। तो सामान्य आदमी की समझ में कैसे आएगा कि आज वास्तव में गोडाउन की स्थिति राजस्थान में है क्या? क्योंकि अब तो 19 पे आ गई है ना। जो 147 आप कह रहे हो मान कटा आप मेरे भी ये जोड़ 43, 42, 29 और 19, इसकी जोड़ 143 है। मैं समझता हूँ उसको समझाने में वो पद्धति जो है, उस पद्धति को और इसके बीच में उनको लिखना चाहिए इस पद्धति से ये संख्या है, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। मतलब उन्होंने उधर तो लिख दिया होल में और इधर लिख दिया टोटल में। तो माननीय मंत्री जी जब जवाब दे तो दोनों चीजों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको ध्यान रखें। संख्या लिखे तो वाटर उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, किस आधार पर गणना की, इसलिए मेरे अंदर से कंफ्यूजन हो गया। मैं यदि करेक्ट हूँ तो आप माननीय कटाई जी करेक्ट कर देंगे। भाई टोटल संख्या जो आपकी है वो 143 है और इस पद्धति से उसमें काउंट हुई है, तब तो मामला ठीक बैठेगा। लेकिन पद्धति अलग बताएंगे, संख्या अलग बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये विभाग का पता नहीं, आप अपना क्या दृष्टिकोण है उसको बता नहीं। मैं 2 अलग अलग पद्धति से करवाया। आप इस पद्धति में क्या अंतर, मैं आपको जांच करके अधिकारियों से बात करके बताऊंगा। जो मतलब इन्होंने ये भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग जो सर्वे करवाया उसमें तो ये संख्या आई, और ये प्रति वर्ष वहाँ पर जो वाटर होल का है उस पर पानी पीने के लिए जो आते हैं उसके हिसाब से ये है। अब इसमें मैंने कहा अंतर है तो उसको भी दिखवा लेंगे, या इनका जोड़ है तो वो दिखवा लेंगे।
अगला प्रश्न। कटारिया जी ने पॉइंट उठाया है, उसको हम दिखवा लेंगे। जूली फिल्म में जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर मैं प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन वन्य जीव गणना वाटर होल पद्धति से कराई जाती है। तो वाटर होल का सम ही 128 है, तो उसको दोनों को अलग अलग करने का जवाब में जो दिया उसको थोड़ा रखते तो मेरे से कंफ्यूजन नहीं होता। फिर भी चेक करा के आप इसको करेक्ट करें। अगला प्रश्न राकेश पारिक। प्रश्न संख्या 464। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं राजस्व ग्राम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मसूदा की तहसील विजयनगर में स्थित है। वर्तमान में तहसील विजयनगर में 5 भू अभिलेख निरीक्षक व्रत 21 पटवार मंडल स्थित है। यदि तहसील विजयनगर को पुनर्गठित कर रामगढ़ में नवीन उप तहसील सर्जित की जाती है तो इससे तहसील व उप तहसील दोनों ही प्रभावित होगी एवं राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार भी नहीं होगी। सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के सर्जन हेतु बजट घोषणा अन्य घोषणा किए जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मसूदा में अजमेर की 2 तहसील विजयनगर एवं भिड़ाई शामिल है। बजट सत्र 2021-22 के दौरान तहसील भिनाई में नवीन उप तहसील बांदरवाड़ा का सर्जन अधिसूचना दिनांक 31/5/21 से किया गया। वर्तमान में उक्त विधानसभा क्षेत्र में तहसील उप तहसील सर्जित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न सुश्री दिव्या मदेरणा। अगला प्रश्न श्री जोगेश्वर गर्ग। प्रश्न संख्या 466। प्रश्न का खंड 1 दिनांक 17/8/22 को जालोर तहसील के ग्राम बागरा में तालाब में डूबने से एक बालक नरेंद्र कुमार उर्फ नरेश पुत्र भंवरलाल जाति भील की मृत्यु हो गई थी। पटवारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य ग्रामीणों के मौका फर्द के रिपोर्ट के अनुसार पैर फिसलने के कारण डूबने से जो है वो मृत्यु बताई गई। बालक के परिजनों के बयानों में नरेंद्र की मृत्यु का कारण बालक युवराज को डूबने से बचाने हेतु तालाब में कूदना बताया गया है। खंड 2 बाल शक्ति पुरस्कार हेतु दिनांक 26/8/22 को ऑनलाइन आवेदन मृतक के परिजनों के द्वारा कर दिया गया है। खंड 3 विभाग द्वारा बालक की विधवा मां को उक्त घटना से पूर्व ही 2 जून 2017 से विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के अंतर्गत मृतक की माता नैनू देवी के बैंक खाते में सीधे ही ₹5 लाख का भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, गरीब बच्चा और जिसको उसने बचाया वो उसका रिश्तेदार नहीं था, उसकी जाति का भी नहीं था, फिर भी उसने उसको बचाने के चक्कर में खुद को अपने प्राण खो दिए। इस सारे मामले में जिला प्रशासन ने जिस तत्परता से सारी कार्रवाई की उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिला प्रशासन का। और अब मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसके लिए बाल वीरता पुरस्कार के लिए राज्य सरकार भी रिकमेंड करेगी क्या भारत सरकार को? राज्य सरकार जब रिकमेंड करती है तो कई मामलों को देख करके उनका परीक्षण करने के बाद में करती है। अब परीक्षण चल रहा है क्योंकि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था इसका। जो 4 आदमी जो इसके परिवार वाले थे, माता थी, दोनों भाई थे और एक चाचा था, वो चाचा घर पे थे। वो कहते हैं कि साहब इसको बालक को बचाने के लिए ये जो कूदा और कूद करके ये वहाँ पर मर गया। लेकिन जिस आदमी ने लाश निकाली जय सिंह दैया का ये स्टेटमेंट है कि मैं जो है वहाँ बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, वहाँ हल्ला हुआ कि एक लड़का कूद गया, एक वो 2 लड़के कूद गए, तो मैं भाग करके गया तो मैंने उस लड़के को बचाने का प्रयत्न किया तो वो जो विकलांग जो मंदबुद्धि वाला लड़का था जो बच गया उसको तो मैंने निकाल लिया, लेकिन वो दूसरे को नहीं निकाल पाया और दूसरा जो है वो मर गया। अब कारण क्या रहा कि उसने वाकई
उस मंद बुद्धि वाले लड़के के डूबते हुए को बचाने के लिए वो कूदा और मर गया। या वहाँ पर जिस प्रकार से ये मौका फर्द बनाई गई है इसके द्वारा, पटवारी के द्वारा, जिसपे कि आपके सरपंच के भी दस्तखत हैं, बीडीओ के भी दस्तखत हैं और करीब करीब 8 आदमियों के दूसरों के दस्तखत हैं। वो ये कहते हैं कि साहब वो वहाँ पर चिकनी मिट्टी थी और चिकनी मिट्टी पर खेलते हुए जो है वो दोनों के दोनों गिर गए थे, उस वजह से जो है ये डेथ हुई है। तो इसको अब परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण करवाने के बाद में अगर उचित समझा जाएगा तो भेजी जाएगी। अब ये जवाब में आ रहा है कि युवराज को डूबने से बचाया, तो ये तो तय है कि वहाँ युवराज डूब रहा था, उसको बचाया गया, वो बाहर आया। तो ये जो लड़का है नरेंद्र, ये उस युवराज को डूबते हुए को बचाने के लिए कूदा था। अगर युवराज बच गया इसका मतलब उसको किसी न किसी ने तो बाहर निकालने का प्रयत्न किया होगा ना, कोई एक्ट करे, वाई करे, जेड करे, किसी ने तो किया होगा, तभी तो युवराज बाहर आया होगा। को बचाया जयसिंह दहिया ने। मैंने जैसा जो आपको निवेदन किया कि जयसिंह दहिया का कहना यह है कि वहाँ पर चिकनी मिट्टी थी और चिकनी मिट्टी पे ये दोनों बालक खेल रहे थे और खेलते खेलते गिर गए। लेकिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, बस स्टैंड पे मैंने आज जब हल्ला सुना तो मैं भाग करके गया। मैं और पन्ना लाल, हम दोनों के दोनों ने जाकर के जो है उस बच्चे को तो बचाया, उसको तो बचाया, लेकिन दूसरे को नहीं बचा पाए। जो मंदबुद्धि का लड़का था उसको बचाने वाला जयसिंह दहिया था। अगला प्रश्न जगसी राम, प्रश्न संख्या 467। खंड 1 कृषि उपज मंडी समिति आबू रोड के अधीन गोंड मंडी यार्ड रेवदर घोषित है। घोषित गोंड मंडी यार्ड रेवदर 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर निर्मित है, परंतु गत वर्ष यार्ड की भूमि के सामने की मुख्य सड़क की अधिकांश भूमि नेशनल हाईवे की सीमा में आ जाने से इस यार्ड में निर्माण कार्य हेतु मात्र 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष रहती है। ये भूमि मंडी प्रांगण विकास की दृष्टि से अपर्याप्त है। मंडी प्रांगण विकास हेतु मौजा रेवदर तहसील रेवदर के खसरा नंबर 626 रकबा 601.07 बीघा किस्म गोचर में से भूमि पर मंडी विकास परियोजना बनाई जाकर वित्तीय उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी। राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू है, जिसके अंतर्गत किसान उद्यमी मात्र परियोजनाओं के तहत फसल के विपणन, भंडारण, शोधन की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मंडी के बारे में जवाब जो दिया है कि आबू रोड और रेवदर में, मंत्री जी नंबर 2 रेवदर में जो पहले से जो आवंटन जमीन थी 6 बीघा और 4 बिस्वा, उसमें से 1 बीघा और 4 बिस्वा जो शेष रही है, उसके उपरांत अभी जो सरकार ने 50 बीघा जो अलॉट की है, उस 50 बीघा जमीन अलॉट की है, जब बाकी उसमें पैसों का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि ये बजट के लिए आप क्या प्रावधान रखा है आप लोग? अध्यक्ष महोदय, रेवदर पहले गोंड मंडी थी। हाल ही में हमने बजट 2022-23 में इसको मंडी घोषित किया। पहले तो सदस्य महोदय को इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहिए। और अभी हाल ही में हम बहुत तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। 13/9/2022 को इसके लिए भूमि अलॉटमेंट होगी और अति शीघ्र आने वाले टाइम पे हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। जो आपके जो भी सारे डेवलपमेंट है इस मंडी के अंदर हम करेंगे। अगला प्रश्न संदीप कुमार। सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये नीतिगत निर्णय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिन किसानों की रोजगार का एकमात्र साधन उनकी ज़मीनें हमने अवाप्त कर ली, 10-10 वर्षों तक उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार देने में से क्या कानूनी अड़चन है? उन लोगों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है।
और वो बेचारे सदस्य पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं होता, पुष्पा क्वेश्चन तो पूछे। मैं अध्यक्ष महोदय ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों की जमीनें अवाप्त कर ली, रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनको रोजगार हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसका कारण क्या है कि क्यों नहीं हम उन लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर यदि कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य भिजवाएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय लूणकर सर को दिनांक 3/3/2015 को 15.16 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण दिनांक 8/12/2016 को राशि 2,85,00,000 की लागत से कराया गया। खंड जी हाँ, महाविद्यालय की चार दीवारी का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथासमय करवाया जा सकेगा। खंड 3 जी हाँ, राजकीय महाविद्यालय लूणकर सर के आगमन द्वार का निर्माण कार्य स्वीकृत विधायक निधि से पूर्ण हो चुका है तथा निकास द्वार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये कि क्या लूणकर सर कॉलेज में जो लैब व क्लासरूम की कमी है उसमें सरकार बनाने का विचार रखती है? और दूसरा कि क्या विधायक कोष से हम जो कोविड का बचा राशि है वो महाविद्यालय में उपयोग करने का सरकार विचार रखती है, जिससे ये कमरों की पूर्ति महाविद्यालय विद्यालय में हो सके? जो एमएलए लेड का पैसा वो नीतिगत मेडिकल का है, उसके लिए आप राज्य सरकार से करें। और जो है कि जो आपकी लैब और उसकी बात है तो उसके लिए आप प्रस्ताव भिजवा दें, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी समय के साथ हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री रामस्वरूप लांबा, संख्या 470। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए दिनांक 14/9/22 तक कुल 29,017 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं, जिनमें से 4,090 आवेदन जांच उपरांत स्वीकृत हेतु लंबित हैं। 24,927 जांच किए जाने हेतु लंबित हैं। योजना के नियमानुसार एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देय है। योजना अंतर्गत वर्तमान में 2 लाख की निर्धारित सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यह एक नीतिगत निर्णय है। खंड 2 प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में विभिन्न पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 17,31,653 है। जिलेवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3 जी नहीं, राज्य सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय RSLDC को मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करने की शर्तें लागू नहीं की, अपितु मात्र राजकीय विभागों में ही प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान अधिकतम 2 वर्ष तक है। इंटर्नशिप हेतु दिनांक 9/9/2022 तक भिजवाए गए कुल 1,50,297 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की जा रही है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। रामचंद्र आपको पूछा, राजनीति पूछें? इसमें आपने बताया खंड 2 में जो पंजीकृत बेरोजगार है उनकी संख्या 17 लाख से अधिक है, तो इनको भी किसी जो योजना के माध्यम से भत्ता या और कोई सुविधा देने का सरकार विचार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार को भत्ता देने की बात थी और इस योजना में भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उन्हीं बेरोजगारों को देते हैं। उसमें मात्र 29,000 लंबित हैं, बाकी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए 6,04,000 इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। राजेंद्र राठौड़। मंत्री महोदय पूछना चाहूंगा, खंड 2 में आपने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की अधिकतम सीमा 2 लाख है और खंड 3 में आपने कहा कि सरकारी विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप करने का प्रावधान है और इस हेतु 9/9/2022 तक 1,50,297 आशार्थियों का इंटर्नशिप की जाने के लिए सूची प्रेषित की है। तो क्या मुझे बताएंगे कि वास्तविक रूप में जो सूची आपने 1,50,297 की प्रेषित की, क्या यह सही है कि इनमें से मात्र 33,600 लोगों ने ही विभिन्न राजकीय कार्यालयों में ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया?
माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, तो 1,50,000 लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। यदि जो लोग इंटर्नशिप जिन्होंने शुरू नहीं किया तो उनका ऑटोमेटिक उस समय सीमा के बाद में उनका नाम कट जाएगा को। और मैंने संख्या पूछी है सिर्फ भी आज की तारीख में आपकी क्या है, बैठ के सुनने प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इन्होंने बताया कि समय सीमा समाप्त होने पर अपने आप लैप्स हो जाएंगे। आज की तारीख में क्या ये सही है कि युवा संबल योजना में 4 घंटे सरकारी रोजगार कार्यालय के अंदर इंटर्नशिप करने वालों की संख्या जो आपने भेजी 1,50,000 ये नहीं होकर 33,600 के लगभग है, हाँ या नहीं? और अगर हाँ तो ये संख्या जो भेजी ये इसमें से कितनों का लैप्स करके कितने वास्तविक रूप से आज भत्ता आपसे ले रहे हैं, इतना बता दो मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूची बिल्कुल सही है। 1,50,297 को ही इंटर्नशिप ये लोग कर रहे हैं और इनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न सीआरएस मीणा, प्रश्न संख्या 471। अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने 2 लाख का कैप लगा रखा है, क्या ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सरकार का बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको केवल और केवल 2 लाख लोगों को ही रोजगार देने का मानस है और इसीलिए कैप लगा रखा है? तो फिर घोषणा ये क्यों थी कि सबको हम 3,500 रुपया और 3,000 रुपया देंगे, ये क्यों कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि पूर्व में इसके ऊपर 1 लाख की कैप लगा रखी थी। हमने उसको बढ़ाकर 1,60,000 किया, हमने उसको बढ़ाकर 2 लाख किया और 6,04,000 लाभान्वित हो चुके हैं। मात्र 29,000 एप्लीकेंट ही बाकी हैं, वो भी इस योजना अंतर्गत फायदा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेंडेंसी है। जिनको मिल गया वो 6,04,000 है, जिनको नहीं मिला वो मात्र 29,000 है। तो सरकार की मानसिकता साफ है, हर बेरोजगार जिसको जरूरत है उसको इस योजना से हम लाभ पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न हरीश मीणा। सर, प्रश्न संख्या 471। प्रश्न का खंड 1, जिनमें 16 थाने नव सर्जित किए गए हैं तथा 9 पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विधानसभा वार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, गृह विभाग के आदेश दिनांक क्रमांक 2022 दिनांक 1/4/22 द्वारा नासिरदा देवली जिला टोंक में नवीन पुलिस थाना खोले जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। नासिरदा थाने की स्वीकृति 1/4/2022 को जारी कर दी गई है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि कागज में ही रह जाएगी या आज की तारीख में थाना चालू है वहाँ? माननीय देवली से आने वाले सदस्य, आप ही की विधानसभा का सवाल है और ये आप ही की इच्छा के अनुसार जो है नासिरदा का थाना खोला गया है। आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है और उस पुलिस चौकी पर 1 ASI, 8 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल पहले से तैनात थे। वहाँ पर ये नासिरदा का थाना चल रहा है क्योंकि भवन की शॉर्टेज की वजह से अभी तक ज़मीन उसके लिए अलॉट नहीं हुई, क्योंकि BDO उसके SDO के पास में जो है दरखास्त दे रखी है ज़मीन अलॉट करने के लिए। तो जब भवन बन जाएगा तब तो पूरे फुल फ्लेज जो उसमें चलेगा। लेकिन उसके बाद भी जो पहले से जो चले आ रहे थे उसके बाद भी जो है 1 ASI को बढ़ा, एक SI को भी बढ़ा दिया गया है, 2 हेड कांस्टेबल और बढ़ाए गए हैं, 5 कांस्टेबल और बढ़ाए गए हैं और 1 ड्राइवर भी जो है वहाँ पर लगा दिया गया है। आपकी जानकारी में होना चाहिए, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। महोदय, सर मेरा मंत्री जी को ये कहना है, मंत्री जी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, सिर्फ अनुरोध है कि मंत्री जी जब तक वो चौकी रहेगी, चौकी में मुकदमे दर्ज नहीं होते। वहाँ के आदमियों को मुकदमा दर्ज कराने 40 किलोमीटर दूर देवली जाना पड़ता है। ये थाना इसलिए खुलवाया गया था कि वहाँ के लोगों को वहीं राहत मिले। इसमें सर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। जो चौकी है उसके पास 4 बीघा जमीन
जमीन है, पर्याप्त भवन है, एएसआई है, हेड कांस्टेबल है, सिपाही है, एक अपग्रेड ही तो करना है, कागज का काम है, इसमें कोई नया आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मंशा रखते हैं इसको फलीभूत करने की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने जो भवन वहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर उसी हिसाब से नफी बढ़ाती जाएगी। अभी कुल मिलाकर के पाँच महीने हुए हैं। 5 महीनों में आप ये देखिए 26 गाँव का सर्वे करवा करके तो उसमें शामिल कर लिया गया थाने के अंदर। ये काम को मामूली काम था क्या? दूसरी बात ये है, क्योंकि कई इसमें विवाद थे। कोई तो कहता था कि नहीं इस थाने में मत रखो, उस थाने में रखो हमें, कोई कहता था इस थाने में रखो, उस थाने में रखो। विवाद में आप पढ़ना नहीं चाहते, आपने फैसला करने नहीं दिया। तो सवाल इस बात का है कि जो आपने बताया कि साहब 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर नहीं है, नासिरदा से देवली सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी कंप्लेंट आती है, जो भी एफआईआर दर्ज होती है, तो उसकी कॉपी वहाँ पर दे देगा, तो वहाँ का थाना का आदमी जाकर के देवली में उसको दर्ज करा देगा। ये व्यवस्था कर दी गई है। अगला प्रश्न चंद्रभान सिंह, प्रश्न संख्या 472। एक, चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी पर स्थित पुल एवं नगरी गांव स्थित दीप स्तंभ चतुष्ट मीनार चारों ओर के 50 मीटर नियंत्रित क्षेत्र सहित पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार के संरक्षित स्मारक हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत सरकार के अधीन चित्तौड़गढ़ जिले के बाड़ोली में घाटेश्वर मंदिर, कुंड, श्रीनगर चावरी अष्टमाता मंदिर, गणेश मंदिर, शेष शयन मंदिर, शिवकुंड मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, वामन अवतार मंदिर, मैनाल में मैनाल, महानाल मंदिर विदिन ब्रैकेट एवं मठ, नागरी में हाथीबाड़ा एवं प्राचीन खंडहर एवं चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवस्थित है। 2, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृत हेरिटेज सर्किट अंतर्गत चित्तौड़गढ़ किले में लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन पर राशि रुपया 2,27,26,000 व्यय किए जाकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्य पूर्ण कर दिनांक 27 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवस्थित प्राचीन भामाशाह की हवेली स्थित प्राचीन मंदिर बावड़िया वर्तमान में देखरेख के अभाव में जर्जर व जीर्ण शीर्ण होकर अपने मूल रूप को खोती जा रही है? यदि हाँ, तो इतने संवर्धन व संरक्षण हेतु 4 वर्ष में सरकार द्वारा कितनी का विचार रखती हैं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक और विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों का आकर्षण कर उनके आवागमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कार्य योजना बनाना चाहती है? विरोध सदन की मेज पर रखें। इनके लिए तो अलग प्रश्न पूछना पड़ेगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में जैसा मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, केवल गंभीरी नदी पर स्थित पुल व नगरी गांव स्थित दीप स्तंभ हमारे अंतर्गत है। बाकी जो जितने भी वहाँ के जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, महानाल मंदिर, बाड़ोली मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़, हाथीबाड़ा और ये कुंभा पैलेस, महानाल मंदिर, नगरी स्थित प्राचीन अवशेष, विश्व विरासत व आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़, विश्व विरासत व आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़, विश्व विरासत आदर्श स्मारक चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी से भामाशाह की हवेली, हाथीकुंड तथा खातन की बावड़ी, महानाल मंदिर, इस तरीके से ये करीब 20 से अधिक जो हैं स्मारक, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल के अंतर्गत है और इसमें वक्तन काम कराए गए हैं। जैसे इन्होंने नगरी का बताया, नगरी में वर्ष 2018-19 में 2,48,000 रुपये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर ने खर्च किए। 19-20 में 2,36,000, 20-21 में 2,12,000, वर्ष 21-22 में 2,69,000 और 31-7-22 तक ये खर्च हुए 1,14,000। इस प्रकार 10,79,000 रुपये खर्च हुए। और कोई आप अगला प्रश्न
भारत सरकार का अध्यक्ष महोदय, मेरे वहीं का एक छोटा सा, आपके वहीं का, लेकिन कुछ भारत सरकार है, राजस्थान सरकार का। एक मिनट देखो, पुरातत्व की संपत्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसके संरक्षण की क्या योजना है और बजट की और क्या व्यवस्था अपन करेंगे, क्या जीर्ण शीर्ण अगला प्रश्न पड़ी है उनके? श्री अमित चाचान, संयम लोढ़ा। अध्यक्ष जी थोड़ा जवाब क्वेश्चन नंबर 473 सर। बहुत ज्यादा नजर आप पर। चित्तौड़ का किला सर, आप सब देखते लोग। प्रश्न का खंड 1, प्रदेश में 14 स्थानों पर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भवनों के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि तथा निर्माण कार्यों में विलंब के कारणों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, जिला न्यायालय सिरोही के भवन निर्माण का शिलान्यास माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत लोढ़ा के द्वारा दिनांक 11/10/21 को किया गया था। भवन निर्माण का कार्य दिनांक 3/9/22 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इस भवन का निर्माण कार्य 31/12/23 तक पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जिला न्यायालय सिरोही के भवन का जो आपने 19 करोड़ का वर्क ऑर्डर किया है, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स भी शामिल है, और वर्क ऑर्डर देने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण से रोक दिया। इसका क्या समाधान आप करेंगे? और दूसरा, राजस्थान के जिन 14 न्यायिक भवनों का आपने विवरण सदन में प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 3-3 करोड़ रुपए के काम 2015-16 से 17-18 से लंबित है। तो आप कोई न्यायिक भवनों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति कार्रवाई तो लेकर के आओ। ये 14 में से सारे के सारे अधूरे पड़े हैं, कई टेंडर निरस्त हो गए, कोई सरकार की प्राथमिकता पे तो लाओ इसको किसी रूप में। आपने जो सवाल किया है कि एडवोकेट चैम्बर, जिला न्यायालय के भवन के निर्माण हेतु राशि 18,32,53,53,000 रुपये रखी गई थी और एडवोकेट चैम्बर तथा एंसिलरी ब्लॉक की राशि 9,88,33,000 रखी गई। इस प्रकार से कुल जो है, आपने जो बताया कि साहब एडवोकेट चैम्बर के लिए पैसा कितना रखा गया, मैंने बता दिया आपको कि 9,88,00,000 रुपए रखा गया। इन दोनों का जोड़ अगर लगाते हैं अपन, तो कुल मिलाकर के राशि आती है 28,20,86,00,000, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति 21/9/21 को जारी की जा चुकी है। उसके तत्पश्चात ही जो है माननीय न्यायाधिपति ने जो है 11/10/21 को जो है इसका शिलान्यास किया गया था। सवाल इस बात का आता है कि साहब देरी क्यों हो रही है, तो प्रोसीजरल कई बार किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा होता है या किसी प्रकार का कोई न कोई बात होती है तो उससे जाकर के होता है। अब आप इसी को देख लें, इसी में 9 महीने लग गए काम चालू होते होते, क्योंकि प्रोसीजर तो पूरा करना पड़ेगा। आपको डीपीआर कीजिए, डीपीआर के लिए निविदा निकालनी पड़ेगी, डीपीआर बन करके आएगी तो उसके बाद में आपको ये टेंडर निकालने के लिए निविदा निकालनी पड़ेगी। निविदा निकालने के बाद में निविदा मंजूर होगी, मंजूर होने के बाद में फिर जो है उसका वर्क ऑर्डर होगा और वर्क ऑर्डर में भी टाइम लगता है, और वर्क ऑर्डर के बाद में फिर जो कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्क ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें मोबिलाइजेशन का भी टाइम लेता है। तो इन सब चीज़ों को टाइम वक्त तो लगता है। सवाल ये कि एजेंसी अगर मजबूत, अध्यक्ष महोदय आप भी बहुत वाकिफ है, ये घुमाने में तो इनकी पीएचडी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्क ऑर्डर दिया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, पीडब्ल्यूडी की ओर से, उसमें एडवोकेट चैम्बर्स शामिल है, लेकिन वित्त विभाग ने चिट्ठी जारी करके बाकी का भवन बनाने को कहा, एडवोकेट चैम्बर्स के काम को फिलहाल शुरू नहीं करने का कहा है। आप इसको घुमा रहे हैं। ये समस्या के साथ बाद में रोक दिया गया है या क्या कर दिया गया है, इसको मैं दिखवा लूंगा। अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल। प्रश्न संख्या 474। खंड 1 जी नहीं, पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अंतर्गत सीमेंट उद्योग एवं बड़े उद्योगों के लिए पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण सिया राजस्थान के द्वारा जारी की जाती है। तदुपरांत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बड़े उद्योगों एवं सीमेंट प्लांटों को केवल जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत सशर्त स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है। खंड 2 जी नहीं, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण सिया राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर जनवरी 2018 से 1 अगस्त 2021 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग के एनवायरमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल 1999 के नियमानुसार नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी सीमेंट प्लांट नहीं लग सकता और ग्रामीण आबादी से भी 1.5 किलोमीटर दूरी और आगे पर्यावरण विभाग के नियमानुसार एनवायरमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल के 1999 के अनुसार कोई भी सीमेंट फैक्ट्री हाईवे और रेलवे लाइन से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। ये पर्यावरण विभाग के या तो आपको जानकारी शायद अधिकारियों ने गलत दी है। और मुंडवा की जो मैं अंबुजा सीमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप भी बहुत बार गुजरते हैं, ये मुंडवा कस्बे के अंदर ही बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित है। मैं एक अधूरा और गलत जवाब दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले पूर्व पर्सन ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नागौर जिले के मुंडवा में स्थित अंबुजा सीमेंट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा, यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों, कारण सहित विवरण सदन की मेज पे। प्रश्न मान्य प्रश्न कैसे सदन के मेज पर रखे तो अलग अगला प्रश्न लो। मान्य समझ में आपकी बात है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नियम और ये नियम है। मान्य मंत्री जी महोदय, ये नगरपालिका मुंडवा से दूर है, आबादी के अंदर से नहीं है ये सीमेंट प्लांट, और ये भी आज नहीं है। इसका 2011 इसी जो जारी हुई है ये हुई है 5/5/2011 को, और ये भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। और फिर बाद में कंसेंट टू सिटी वो 23/6/11 को हुई है। तो इस प्रकार ये उस समय हुई और आबादी से ये दूर है। दूरी का इसमें आप कह रहे हो ऐसा कोई, मैंने विभाग वालों से पूछा, इसमें कोई दूरी का भी आबादी से इतनी दूर होनी चाहिए ऐसा कोई है कहीं, तो वो मेरे अधिकारियों ने बताया ऐसा कोई नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हो ऐसा कोई है आपके पास सर्कुलर, आप मेरे को दे दें और अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। अगला प्रश्न श्रीमती मीना कंवर। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 है, जिन राजस्व गांवों व ढाणियों में आवागमन या सरकारी कटान के रास्ते नहीं है, इसके संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा खातेदारी भूमि पर रास्ते के लिए प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के अंतर्गत उपखंड अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सक्षम है तथा इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अंतर्गत नियम 68-70 में भी प्रावधान विहित है। नियमों की प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ते दिए जाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 14/6/2013, 29/9/2014, 24/12/2014, 10/8/2016 एवं 30/9/2021 जारी किए गए परिपत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की तहसील क्षेत्र बालेश्वर में नदी क्षेत्र में 369 अतिक्रमण किए गए, जो प्रकरण संख्या 1058/2019 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है, सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है, एवं 28 अन्य अतिक्रमियों द्वारा अन्य किस्म की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया, जो न्यायालय तहसीलदार बालेश्वर में विचाराधीन है, सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, उक्त अतिक्रमणों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
चाहती हूँ कि उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तहसीलदार के यहाँ पर मामला चल रहा है, लेकिन इसका निस्तारण कब तक किया जाएगा, समय अवधि निश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 369 मामले हैं जिसमें 110 में हाईकोर्ट का स्थगन है और 369 पे ही कोर्ट के निर्णय के बाद जिला कलेक्टर की कल की रिपोर्ट तहसील और हाईकोर्ट का आदेश हमने इनके साथ लगाया। तो 369 पे हम जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। 28 अन्य मामले हैं जो जिसमें एक RAA में है और 4 मामले सिविल न्यायालय में और 22 जो तहसीलदार के पास है उस पर कब्जा हटाने के लिए 91 की कार्रवाई कर दी। करने के बाद इजराई की पालना शेष है, तो अभी कुछ बाकी थी तो पुलिस के लिए जाब्ते को लिख दिया जी, कानूनी कार्रवाई करके जो बाकी 22 मैटर हैं कोर्ट के अलावा उनके लिए ऑर्डर कर दिया है। जल्दी उस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मैं माननीय सदस्यों को कहूँगा कि जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री अमर सिंह। प्रश्न संख्या 476। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बयाना के ऐतिहासिक बाणासुर किला तक सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। खंड 2 बाणासुर किला स्थित स्मारकों को मंदिर व बावड़ियों का संवर्धन करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि बाणासुर किला जो बयाना का है और वो देश दुनिया में फेमस है, जब तक वहाँ एक सड़क का निर्माण नहीं होगा जितने भी संसाधन हैं तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, और जब तक सड़क का कोई व्यवस्था नहीं बैठेगी जब तक कोई वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकता है। इसलिए दूर दराज से जो लोग आते हैं, तमाम पर्यटक आते हैं, उसमें सड़क का विचार रखें और हाँ तो कब तक और नहीं है तो क्यों। अध्यक्ष महोदय, ये किला राज्य सरकार के द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। ये किला भारत सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस किले पर जल संरक्षण हेतु बावड़ी की सफाई, पाथवे का निर्माण, किले के पश्चिम भाग में स्थित गेट नंबर 1 में 2 के मध्य प्राचीन ढांचे का एवं गेट नंबर 2 के समीप क्षतिग्रस्त प्राचीन का रेस्टोरेशन कार्य करवाया गया है। बाकी संसाधनों के आधार पर हम राज्य सरकार स्तर पर भी कोई काम करेंगे। यदि माननीय सदस्य महोदय इसलिए लिख के दे दें, इस पिछले बजट में पर्यटन के लिए हमने भी काफ़ी बजट रखा है इस बार सरकार ने, तो संभव होगा तो उस पर काम करवाएंगे। अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी खाली ज्ञानचंद प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री महोदय, जो आपने बताया ना 3483 किसानों को अनुदान देना बाकी है 2021 का, वो आप कब तक दिलवा देंगे, थोड़ा ये बता दो आप। और जो 2017 का एक आपने और बताया है कि राज्य स्तरीय समिति के पास ये निर्णय के लिए उसके बाद ही दिया जाएगा, तो राज्य स्तरीय समिति आपकी कब तक इसकी बैठक हो जाएगी और 2017 का जो बकाया अनुदान का पैसा है वो कब तक दिला देंगे आप? अध्यक्ष महोदय, 17,610 किसान कृषि आदान अनुदान जो भुगतान से शेष है, प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान अनुदान का भुगतान जल्द किया जाएगा। 2017 का जो बाढ़ का पैसा है, इसका ये समय लंबा होने के कारण जो राज्य कार्यकारी समिति चीफ सेक्रेटरी के अधीनस्थ होती है, इन्होंने वापस भेज दिया था। ये बात सही कही है सदस्य महोदय ने कि इतना लेट नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने वापस इसलिए कहा है कि इसमें दोषी अधिकारी कौन है, इनका कुल पेमेंट 3 करोड़ 80 लाख है। हम जल्द से जल्द वापस जो है CS से रिक्वेस्ट करके इस कमेटी की मीटिंग बुलवाकर और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करें, लेकिन उससे पहले ही इनका जल्द से जल्द भुगतान कराएं ताकि किसानों को राहत मिल सके, इसलिए जल्दी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।
कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 निर्णय लिया 2022 एवं बुधवार दिनांक 21 सितंबर 2022 को सदन में अग्रतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। मंगलवार दिनांक 20 सितंबर 2022 नंबर 1, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों की परिलब्धियों एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2022। नंबर 2, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण एवं लंपी डिजीज LSDV पर चर्चा एवं मंत्री का वक्तव्य। बुधवार दिनांक 21 सितंबर 2022 नंबर 1, अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन का उपस्थापन। नंबर 2, अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 का पूर्व स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। नंबर 3, राजस्थान कृषि मंडी संशोधन विधेयक 2022 एवं नंबर 4, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 पर विचार एवं पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहां कहे, जो पक्ष में वो ना कहे, हाँ पक्ष जीता, सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि से अधिसूचना है। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 8 और वित्त विभाग वित्त GNDT SPFC की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रसादी लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त आबकारी विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अंजना उदयलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सहकारिता विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, आप मुलायजा फरमाएं 2018, 19 और 19-20 के वार्षिक प्रतिवेदन अब रख रहे हैं। अंकेक्षण की लेखे हो तो समझ में आता है। आपके आसन के द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इतने पुराने वार्षिक प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो इसका क्या अर्थ क्या रह जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है, गैर जिम्मेवार संसदीय कार्य मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए आप इनको प्रताड़ित करिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी आपके अनुभव का लाभ लेंगे। धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन व अनुशंसन लेके सदन की मेज पर रखता हूं। अटोल साहब, अपना टाइम भी याद रखो। जब 8-8, 10-10 साल के बाद में जाकर के आप पेश किया करते थे। अब दोनों इंक्लूड करने में उनके सजेशन को इनकोर्पोरेट करके आपने जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में पशुधन में फैल रही लंपी स्किन रोग से पशुओं को बचाने के बारे में चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये लंपी नामक जो बीमारी है सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में पाई गई। भारत में इसका प्रकोप वर्ष 2019 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में
लंपी रोग का पशुओं में फैलना चालू हुआ। वर्ष 2020 में गोवा, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में लंपी रोग का प्रकोप चालू हुआ। इसके बाद में वर्ष 2021 में दिल्ली में ये कुछ जगह पशुओं में पाई गई। राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2021 में हनुमानगढ़, झुंझुनू, बांसवाड़ा, कुछ तहसील जयपुर की, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर आदि पशुओं में ये बीमारी फैली, परंतु इनकी संख्या बहुत ही नगण्य रही और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। माह अप्रैल 2022 में प्रदेश में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में लंपी स्किन रोग का प्रकोप की पुष्टि हुई, जिसकी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने पुष्टि की गई। इसके बाद माह मई व जून 2022 से जोधपुर व बीकानेर संभाग को इसने अपनी चपेट में लिया। माह जुलाई 2022 से पश्चिमी राजस्थान एवं अगस्त 2022 में कोटा संभाग के अतिरिक्त समस्त जिलों में लंपी रोग की पुष्टि हुई। आज की तारीख में राज्य के 32 जिलों में, एक खाली 12 छोड़कर 32 जिलों में ये रोग फैल चुका है, जिसके उपचार हेतु पशुपालन विभाग में कार्यरत 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872 पशु चिकित्सा सहायक व 7705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग की राज्य में संचालित कुल 8954 संस्थाएं इस बीमारी को बचाने में लगी हुई है। राजस्थान गोवंश तो मिला करके जवाब देंगे। प्रारंभिक बातें कह दे वो तो समझ में आ जाता है। इन सब की सजेशन के बाद आप जवाब दे पाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने हमारे जो मेन पावर था विभाग का उसके बारे में बताया। भारत सरकार ने भी इसमें चिंता जाहिर की और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री रूपाला जी जयपुर आए, उनके साथ में भारत सरकार के कमिश्नर डॉक्टर मलिक वो भी साथ में थे, जो अच्छे विशेषज्ञ हैं पशुपालन। हमारी मीटिंग चली और उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की उसके तहत उन्होंने जो टीका बताया गोट पॉक्स का, वो हमने पशुओं में लगाना चालू किया। एडवाइजरी में जो बातें उन्होंने कही उसका हमने ध्यान रखा। कई जिलों के अंदर हमारे भामाशाह निजी संस्थाएं भी आगे आई और उन्होंने वो टीका पहले ही लगाना चालू कर दिया था। गोट पॉक्स के बारे में जो जानकारी भारत सरकार ने दी, ये किसी समय में बकरी में जब ये रोग फैला उसके लिए बनाई गई थी, पर चूंकि उसके बाद में कोई दवा इजाद नहीं हुई और जब बड़े पशुओं में आ गई और खास तौर से एकमात्र गाय जो ऐसा पशु है जिसको पूरे दुनिया में माता का दर्जा प्राप्त है, उसको ज्यादा प्रभावित किया। एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि जहां संक्रमण फैल चुका है वहां इसका उपयोग नहीं करें। कई जगह इसका उपयोग पहले लगातार किया जा रहा था। भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इसका उपयोग नहीं करें, उससे नुकसान होने की संभावना है। तो हमने उन तहसीलों को और उन जिलों को लिया जहां ये नहीं फैली थी या जहां 0 स्कोर था। लगातार भारत सरकार के संपर्क में आने के बाद में जो बातें सामने आई कि केवल गोट पॉक्स ही एक ऐसा टीका है जिसमें 60% पशु की सुरक्षा होती है। ये बकरी में 1 ml लगाया जाता था। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी बताई उसमें 3 ml बढ़ा के इसको लगाने के लिए उन्होंने कहा और वही काम पशुपालन विभाग ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जागरूक अभियान, सभी जनप्रतिनिधि चाहे सांसद, एमएलए महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष उपनेता भी उससे जुड़े थे और उन्होंने लगातार वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया कि जो ये महामारी पशुधन में आई है, जो गौवंश को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम सजग रहें। और जैसा कोविड काल में प्रबंधन उन्होंने किया वैसा प्रबंधन करने की बात राजस्थान की जनता को उन्होंने कही। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हमारे गौपालन मंत्री जी प्रमोद भाई जी जैन और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष
जो बाड़मेर से आते हैं, उन्होंने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। स्वयं मैंने लगातार जिलों का दौरा किया, कलेक्टर्स के यहाँ मीटिंग ली और पूरी सजगता के साथ में इस लंपी स्किन बीमारी से लड़ने का काम एक अभियान के रूप में हमने रखा। मुख्यमंत्री जी लगातार वीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक को से पैसा दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण करने का अभियान चालू रखा गया। उनके जहाँ भी समस्या आई वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पशुओं की दवाएं राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है। हमारे जो केंद्र जितने भी थे, उनमें जहाँ मैन पावर्स की कमी सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं, ये जो महामारी है, जैसे कोविड का समय आया था, वैसे गौ माताओं को बचाने का, पशुधन को बचाने का ये समय है। मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा, पर ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और विभाग पूरी तरह से सजग है और हम गौ माता को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हम गोवंश में पूरे देश में 6ठे स्थान पे, 1,39,00,000 गोवंश हमारे पास है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा, नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव आप दें, निश्चित रूप है आने वाले समय में हम इसको और किस तरह से विभाग को मजबूत कर सकते हैं, गोवंश को बचाने का काम किया आगे कैसे किया जाए, इसके सुझाव जो आएंगे उसको विभाग पूरी निष्ठा के साथ में करेगा और गोवंश को बचाने का काम करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ज्ञानचंद पारक। अगर ये बीमारी गंभीर होती और ये वायरस क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती ना, तो शायद सरकार के गुनाह को जनता माफ कर देती। माननीय मंत्री महोदय, ये बीमारी कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत आसान इलाज है इसका, पर सरकार की जो नाकामी रही है इलाज करने में, उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेशवासी को है। अगर सरकार प्रयास करते, आपने कहा हमने प्रयास किए, मैं खुद गवाह हूं इस बात का और सदन में बोल रहा हूं, आपके प्रयास माननीय मंत्री महोदय जो प्रयास है ना, वो शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। यदि आप थोड़े भी प्रयास किए होते ना, तो जो लाखों गाय इस प्रदेश में मौत के मुंह में समा गई है, उसमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। ये सरकार की अनदेखी, ये सरकार की बेरुखी, ये सरकार की लापरवाही इन गायों की मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेवार है। इस गुनाह से सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और माननीय सभापति महोदय, कैसे हालात पैदा हो गए, जहां जाओ गायों की लाशों के ढेर आपको मिल जाएंगे। और आज से 5 या 6 दिन पहले, आज की बात रजत शर्मा के साथ आपने रात को देखा होगा, 25 मिनट का पूरा टीवी प्रोग्राम, जो मुख्य सड़कें हैं वहां एक नहीं सैकड़ों गायों के चित्र उसने टीवी के जरिए देश के बाद में आपका टीकाकरण अभियान चलाया नहीं जा सकता, ये आपको पता है, क्योंकि आपकी खुद की गाइडलाइन थी कि अगर किसी क्षेत्र में एक भी गाय के अंदर ये वायरस आ गया तो 5 किलोमीटर के दायरे में यदि टीकाकरण किया गया तो इस बीमारी को वो टीकाकरण उल्टा बढ़ावा देगा, उससे बीमारी घटेगी नहीं। और आपको फोकस करना था गाय के इलाज पर। कमी रहेगी आपकी, हो सकता है उस समय आपके पास संसाधन नहीं थे, बाद में आपने लगाए, चिकित्सा कर्मी लगाए आपने, पर कब लगाए? जब ये वायरस चला गया प्रदेश से, उसके बाद में पोस्टिंग दी आपने। माननीय मंत्री महोदय, यदि आपके पास इतने संसाधन नहीं थे तो गाय के प्रति सबके मन में इतनी आस्था श्रद्धा है, अगर आप गौशालाओं वालों से
अगर आप अपील करते तो शायद दवाइयों के अंबार लगा देते वो। और आपको ये भी पता है कि दवा की भी कहीं कमी नहीं थी, दवा भी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, जितनी दवा चाहो उतनी आसानी से बाजार में मिल रही थी। अगर आप गौ सेवक है ना, उनकी मीटिंगें बुलवा देते और उनके माध्यम से कि गांव-गांव में बीमारी फैल रही है, प्रत्येक चिकित्सा कर्मी का गांव-गांव में हर पशु के पास पहुंचना इतनी गंभीर बीमारी के दौरान संभव नहीं है, तो आप भी मदद करो। वो गौ सेवक और गौशाला वाले मिल जाते ना आपके साथ, तो शायद ये लाखों गाय जो मौत के मुंह में चली गई है वो बच जाती। माननीय मंत्री महोदय,